कल करे सु आज कर, आज करे सु अभी, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका मैथ्स मेंटर किशन पटेल आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज आपके सामने मैं हजूर एक बेहतरीन सा एक इंपॉर्टेंट सा सेशन लेके, जिसमें हम हमारे एनसीईआरटी बुक का सिलेबस ओवरव्यू करेंगे और ये रणनीति बनाएंगे कि हम हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से कैसे तैयारी करें और सिलेबस को कितनी टाइम लिमिट के अंदर कवर करें और रिवीजन किस तरीके से करें, प्रैक्टिस किस तरीके से करें। हर प्रकार का सवाल जो होगा उसका जवाब हम आज के इस सेशन में देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, देरी ना करते हुए आपके सामने हम स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहतरीन सा सेशन। चलो बच्चों, सबसे पहले आपके मन में ये किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि सर हम बुक कौन सी रेफर करें, किस तरीके से हम हमारे सिलेबस को किस बुक के थ्रू कंप्लीट करें। तो किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको जो गवर्नमेंट ने इश्यू की है एनसीईआरटी बुक, जैसे आप फोटो देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर, जो यह फोटो देख रहे हैं इसी तरीके की एनसीईआरटी बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप परचेज कीजिएगा। इसी बुक को विदाउट एनी डाउट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना पालते हुए इस एनसीईआरटी बुक को एक वर्क फ्रेम के हिसाब से, एक तरीके से शेड्यूल के तरीके से आपको उसको कवर करना है विद एग्जाम्पल। हर तरीके का सवाल, हर तरीके का एग्जाम्पल हमें हर तरीके से सॉल्व करना है। कोई दूसरी बुक हमें रेफर नहीं करनी है, क्योंकि जब भी बोर्ड एग्जामिनर पेपर सेट करता है, पेपर फ्रेम करता है, या जो मॉडल पेपर इश्यू होते हैं वो इसी एनसीईआरटी बुक के रिस्पेक्ट में होते हैं। तो हमें सबसे पहले हमारे मन में जो भी सिलेबस के बारे में डाउट्स हैं वो सबसे पहले ये क्लियर होने चाहिए कि सर सिलेबस किस बुक से करें। तो हमारी एनसीईआरटी बुक जो है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसी एनसीईआरटी बुक को आपको फॉलो करना है। अब चैप्टर्स कौन कौन से वो थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे अपन एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम की बात करेंगे तो पहला जो चैप्टर है हमारे वास्तविक संख्याएं, सबसे पहला चैप्टर ये है वास्तविक संख्याएं। इससे रिलेटेड आप कुछ थ्योरी पार्ट, कॉन्सेप्ट अपने 9th क्लास प्रीवियस क्लास के अंदर आप पढ़ते भी हैं, तो उसी का थोड़ा सा अपडेट वर्जन है, उसी से रिलेटेड आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो आपके लिए ये चैप्टर बड़ा आसान रहेगा। सेकंड है बहुपद। बहुपद सेम जो क्लास आपने 9th के अंदर पढ़ा है पूरा कॉपी है, थोड़ा सा एक एडिशनल पार्ट ऐड कर दिया गया है। लेकिन यदि आपने 9th के अंदर बहुपद को बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो ये चैप्टर बड़ा आपके लिए आसान होगा और काफी स्कोरिंग भी रहता है ये चैप्टर्स। तीसरा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसा कि हमने पहले और दूसरे चैप्टर्स की बात की है, तीसरा चैप्टर भी हमारे क्लास 9th के अंदर आता है। उसका बेसिक फंडामेंटल आता है कि क्या होता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, हाँ, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, हम वैल्यूज कैसे पुट करके सर्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो वाले भी आते हैं इसमें से। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण ये भी हमारे 9th क्लास का ही एक अपडेट वर्जन है। द्विघात समीकरण, यदि आप ये द्विघात बहुपद पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुपद के अंदर जो मेन फोकस किया गया है वो इस चैप्टर में द्विघात बहुपद पे है ना। तो इसी द्विघात बहुपद से रिलेटेड ही द्विघात समीकरण है, तो ये वाला चैप्टर्स भी इसी से रिलेटेड है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणियां, ये आपके लिए एकदम नया चैप्टर रहेगा। जो 1 to 4 चैप्टर्स हैं, 1 से लगा के 4 तक, ये कहीं ना कहीं इसका कहीं ना कहीं जिक्र अपनी प्रीवियस क्लास, पिछली क्लासों में जैसे 8th और 9th में होता ही है, तो वहां से आप काफी इन चैप्टरों से हुबरूर होते हैं अपनी पिछली क्लासों में। लेकिन जो चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणियां, ये आपके लिए एकदम नया चैप्टर रहेगा अपने 10th क्लास बोर्ड के अंदर। जैसे त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज आपने अपने 9th क्लास के पढ़ा है, वहां आप पढ़ते हो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। क्या पढ़ते हैं अपन? वहां अपन पढ़ते हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, वहां हम त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पढ़ते हैं। और यहीं इसी के अंदर 10th के अंदर हम पढ़ते हैं त्रिभुजों की समरूपता। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वही चैप्टर हैं। कई नियम जो हैं सर्वांग क्षमता वाले समरूपता में लागू भी होते हैं और कई चैप्टर, कई जो नियम है वो हम नए भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 9th के अंदर हम सर्वांग क्षमता पढ़ते हैं और 10th के अंदर हम समरूपता पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर नया रहेगा आपके लिए समरूपता वाला टॉपिक। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, हाँ, थोड़ा सा इसको भी अपडेट किया गया है। निर्देशांक ज्यामिति जैसे अपन प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ते हैं कि कोई पॉइंट को कैसे लोकेट किया जाता है ग्राफ के अंदर, कौन से चतुर्थांश में होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है ना, भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है, व्हाट इज एब्सिसा, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आता है। और इसमें थोड़ा सा एक चैप्टर ये भी टॉपिक नया ऐड किया गया है
कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे कैलकुलेट की जाती है, अनुपात, अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन होता है, तो वहां पर अपन किसी भी विभाजित बिंदु के निर्देशांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर्स में आपको ये वाला टॉपिक नया मिलेगा। नाउ त्रिकोणमिति एंड त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये पूरा चैप्टर्स, दोनों चैप्टर नंबर 8 और 9, ये जो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके लिए पूरा नया रहेगा, ठीक है ना। लेकिन चैप्टर बड़ा अच्छा है, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, यदि अपन वो क्लियर कर देंगे तो ये चैप्टर बड़ा आसान लगेगा आपको, और बड़ा कई बच्चों के फेवरेट भी बन जाता है लास्ट में जाके एंड तक। जैसे अपन प्री बोर्ड एग्जाम देते हैं या लास्ट ईयर के क्वेश्चन मिलाने लगते हैं, तो जैसे ही अपन बोर्ड एग्जाम से पहले बैठते हैं तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं हमारे जहन में एक स्कोरिंग की तरफ हमें बढ़ाता है, ठीक है। वर्त आपने 9th के अंदर पढ़ा है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यहाँ थोड़ा सा त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपके लिए एक नया टॉपिक रहेगा। पृष्ठ क्षेत्र आयतन, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। 9th के अंदर इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है। 9th के अंदर इस चैप्टर को बहुत डिटेल में है, बहुत बेसिक क्वेश्चन बताए गए हैं, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले क्या होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। 9th के अंदर ये बहुत बेहतरीन तरीके से हर चीज को डीप में जाते हुए समझाया गया है। और यदि आपने 9th के अंदर इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो मैं आपको ये दावा करता हूं कि 100% तरीके से आपको 10th के अंदर इसके अंदर किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। ओके, एंड चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी स्टैटिक्स, वही माध्यिक माध्यिक बहुलक क्या होते हैं, 9th के थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। वहां हम बेसिक तरीके से माध्यिक माध्यिक बहुलक कैलकुलेट करते हैं, लेकिन 10th के अंदर आते हैं तो हमें कुछ फॉर्मूले के बेस्ड पर हमें माध्यिक माध्यिक और बहुलक कैलकुलेट करने होते हैं, कुछ फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी आते हैं। प्रायिकता बहुत बेसिक है, आप 9th के अंदर भी पढ़ते हैं, और इस चैप्टर प्रायिकता वाला बड़ा आसान रहता है ना। तो सांख्यिकी और प्रायिकता ये दोनों स्कोरिंग रहते हैं, कम से कम 14 to 15 मार्क्स के सवाल जो हैं इन्हीं दो चैप्टर से आते हैं। ये हम हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं। यदि हम इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं, चैप्टर्स वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज का इश्यू आ जाएगा। जैसे बुक दे रहे हैं, ये जो अपनी एनसीईआरटी बुक है इसी को हमें फॉलो करना है। जैसे मैंने हिंदी मीडियम में बात की थी, वैसे वैसे एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना है। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम कौन सी बुक को रेफर करें। तो सिंपल सा आपको माइंड में रखना है कि ये हमारी एनसीईआरटी बुक है, इस एनसीईआरटी बुक को एक तरीके से एक एक सवाल की प्रैक्टिस करनी है, एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर कोई नई बुक को रेफर नहीं करता है। इसी एनसीईआरटी बुक को जो गवर्नमेंट ने इश्यू की है, इसी बुक को ही मद्देनजर रखते हुए हमारा पेपर सेट किया जाता है। चलो पहले हम बात करते हैं, तो पहला वही रियल नंबर, पॉलिनोमियल, बहुपद वाला चैप्टर्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमने बात की पिछली स्लाइड के अंदर, ये चारों चैप्टर 1 to 4 चैप्टर्स जो है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चारों चैप्टर्स अपनी 9th क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके कुछ कॉन्सेप्ट हमारे मन में पहले से ही जिक्र में होते हैं, तो उनका यदि हम हल्का सा रिवीजन करके थोड़ा सा रिमाइंड करते हुए इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको ये चैप्टर्स बड़े आसानी से और बहुत ही आसान लगेंगे। ये चैप्टर, चारों चैप्टर क्योंकि हम पिछली क्लासों में पढ़ते हुए आते हैं और कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस भी हो रखी होती है, तो ये चारों चैप्टर बड़े स्कोरिंग रहते हैं। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, ये हमारे लिए नया चैप्टर रहता है। एपी वाला जो चैप्टर है ये हमारे लिए पूरा एकदम जीरो से पढ़ते हैं अपन 10th क्लास के अंदर। ट्रायंगल वही है जहां पर हम एक तो पढ़ते हैं समरूपता और एक सर्वांग क्षमता, समरूपता वाला नहीं रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज एब्सिसा, व्हाट इज ऑर्डिनेट, ये क्या होते हैं। उसके बाद कुछ डिवीजन वाले फॉर्मूले भी आते हैं, ठीक है ना। इंटरनल डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, तो डिवीजन वाले बेस्ड भी सवाल आते हैं। पहले हमारे अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल भी था, लेकिन वो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से वो टॉपिक हटा दिया गया। ओके, तो यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें कुछ चीज़ें अपडेट वर्जन में मिलेगी। कहीं ना कहीं कहाँ उसकी लोकेशन होती है, क्या पोजीशन है, वो हम पिछली क्लास में पढ़ते हुए। हाँ, उसके सवाल भी आते हैं कई बार, ऑब्जेक्टिव सवाल या फिल इन द ब्लैंक्स में कई सवाल छप जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका अपडेट वर्जन पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये मैंने अभी कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री वाला जो टॉपिक है, या जो ये दोनों चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8 and 9, ये जो चैप्टर 8 और 9 है, ये दोनों चैप्टर आपके लिए एकदम नए रहेंगे, ठीक है ना। पूरी जीरो तरीके से आप पढ़ेंगे, पहली बार इसका कहीं पर भी आपकी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कहीं इसका जिक्र नहीं हुआ है, इसके बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए नया टॉपिक रहेगा। सर्कल्स आपने पढ़ा है,
एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये भी आपने पढ़ा है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पर आप कुछ नया चीज पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा था, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर जब हमारे सिलेबस में थोड़ी सी कटौती हुई तो वहां पर इसमें से एक दो प्रश्नावली आपको वहां से हटा दी गई थी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक चीज पढ़नी है, एरिया ऑफ ए सेगमेंट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जैसे हमने पिछली स्लाइड के अंदर बात की थी, ये चैप्टर्स आपके लिए, ठीक है ना, 9th के अंदर, जो आपने 9th के अंदर सेम चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 13 या 12 या 13 के आसपास रहता है, वहां एक 3D शेप को बढ़िया तरीके से समझाया गया है। व्हाट इज क्यूबॉइड, क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हो, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हो, ठीक है ना, क्यूब क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, कॉन क्या होता है, स्पायर क्या होता है, हेमी स्पायर क्या होता है, ये सब चीजें हैं। और उसी से रिलेटेड हमें थोड़े से नए तरीके से सवाल पूछने के तरीके यहाँ पर हम मिलेंगे। जबकि जो बेसिक सवाल हैं, ठीक है ना, कुछ साइड दी गई, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया दे रखी है तो साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम 9th के अंदर सीखते हैं। तो जो 9th के अंदर अपन सीख रहे हैं, ये वाला टॉपिक 9th के अंदर जो सीख रहे हैं, उसी का अपडेट वर्जन है। तो यदि आपने 9th के अंदर इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है, डीप में जाके हर सवाल को प्रैक्टिस की है, तो इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार की कोई कमी पेशी या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चैप्टर्स आपके स्कोरिंग रहते हैं। जैसे हमने पिछली स्लाइड के अंदर बात की थी कि जो फर्स्ट के 4 चैप्टर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, जो ये शुरुआत के 4 चैप्टर्स हैं, ये जो स्कोरिंग है, और कहीं ना कहीं इसका जिक्र आपको पिछली क्लास में मिलता है, तो इनसे आप में इनमें कोई डाउट नहीं रहता। वैसे लास्ट वाले 13 और 14 हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में, ये दोनों चैप्टर्स 13 और 14 लगभग 40 to 50 मार्क्स के आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे स्कोर को और बूस्टअप करने के लिए ये दोनों चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर। प्रोबेबिलिटी में बड़े बेसिक सवाल आते हैं, कुछ ज्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, बहुत बेसिक आते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, उसके बेस पर कार्ड्स पे सवाल आ जाते हैं, क्यू पे सवाल आ जाते हैं, कोइन पे सवाल आ जाते हैं, या नॉर्मल से जो सवाल बेसिक सवाल बनते हैं वो आ जाते हैं। स्टैटिक्स में 9th के अंदर, पिछली क्लासों के अंदर हम नॉर्मल तरीके से कि सर मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक डेफिनेशन बेस्ड सवाल आते हैं या थ्योरी बेस्ड सवाल आते हैं, बड़े आसान से। कुछ डाटा दे रखा होता है, उस डाटे से अपन बहुलक कैसे निकालते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो बहुलक होता है, इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन 10th के अंदर इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, इन्होंने थोड़ा सा उसको अपडेट करके थोड़ा सा सिलेबस को वास्ट कर दिया, और हर टॉपिक के अंदर, जैसे मीन के अंदर तो उन्होंने फॉर्मूले बना दिए, मीडियन के अंदर फॉर्मूले बना दिए, मोड के अंदर फॉर्मूले बना दिए, और फॉर्मूले बेस्ड सवाल दे दिए टेबुलर फॉर्म के अंदर कि टेबल बना के आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 13 और 14 हमारे लिए कि स्कोरिंग जो चैप्टर्स हैं वो रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे चैप्टर्स का, हमारे एनसीईआरटी बुक का ओवरव्यू। हिंदी मीडियम की बात करेंगे तो टोटल इस तरीके की बुक है, यही बुक हमें रेफर करनी है। यदि इस बुक को आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आपको कोई अन्य बुक, दूसरी बुक, अदर बुक आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये बेसिक हमारा सिलेबस था। ठीक है, इस तरीके के वीडियो आपको कंटिन्यूसली हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। जुड़िए हमारे साथ, और हम आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए हर सेशन, एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके आपके सामने हाजिर होंगे। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी आपके नए वीडियो होंगे, आप हर नए वीडियो में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, और हम निरंतर प्रयास करेंगे कि हर तरीके का आपके डाउट को हम क्लियर करें। ओके बच्चों, तो ये तो था हमारे सिलेबस का ओवरव्यू। अब हम आगे बढ़ते रहेंगे, हर तरीके का जो भी डाउट होगा चैप्टर्स वाइज, जैसे हमने कहा कि पहला चैप्टर रियल नंबर से या कुछ पॉलिनोमियल से, कुछ ऐसे चैप्टर्स लेंगे जो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग रहेंगे और आपके हर डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े तो जुड़ना ना भूलें, और मिलते रहेंगे इसी तरीके के नए और बेहतरीन से सेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।